जिसमें हमने फंडामेंटल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे थे, CSIR नेट और गेट के, उन्हीं क्वेश्चंस को मैं कंटिन्यू कर रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो जो बाकी बच्चे हुए ईयर्स हैं उनके क्वेश्चन लिए मैंने यहाँ पर, और आप उसको देखिए कि आपसे इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं क्या। चलो, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर in which the following proteins are recruited during DNA double strand break repair in prokaryotes? ऑप्शन में आपको ये सारे मशीनरी दी हुए हैं। तो सबसे पहले तो हम ये समझे कि डीएनए डबल स्ट्रैंड ब्रेक रिपेयर क्या होता है। पढ़ा है आपने? चलो, तो पहले थोड़ा सा थ्योरेटिकल समझते हैं। जनरली ये एक नॉर्मल सेल है ना, और उससे पहले हम समझे कि रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस क्या होता है मियोसिस में। तो नॉर्मल मियोसिस के केस में क्या होता है कि दो क्रोमोसोम के बीच में, ये प्रोसेस है मियोसिस का, क्रॉसिंग ओवर होता है ना। क्रॉसिंग ओवर एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें, जो कि मियोसिस में ही मिलता है, दो क्रोमोसोम है और ये क्रोमोसोम कैसे हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स है। ये होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में एक एक काम का होता है एक्सचेंज, तो इसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। ओके, ये नेचुरल प्रोसेस होती है और ये क्रॉसिंग ओवर किस स्टेज में मिलता है, मियोसिस फर्स्ट में कि मियोसिस सेकंड में? फर्स्ट में ही मिलता है। और कौन सी स्टेज में मिलता है? पेचिटिन स्टेज होती है इसकी फर्स्ट की, ठीक है, जिसमें ये क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर होने के बाद अगर इन क्रोमोसोम्स का सेग्रीगेशन होता है तो ये रिकॉम्बिनेंट स्ट्रक्चर आगे ट्रांसफर होता है प्रोजेनी में। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि क्रॉसिंग ओवर हम पढ़ते हैं मियोसिस में। बस इसी पैटर्न को फॉलो करता है आपका डीएनए डबल स्ट्रैंड ब्रेक और डीएनए सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक। जब कभी भी डबल स्ट्रैंड ब्रेक होता है, ये डबल स्ट्रैंड ब्रेक एक्सीडेंटली अगर होता है तो हमको करना है इसको रिपेयर। तो रिपेयर करने के लिए यहाँ पर ये दोनों क्रोमोसोम आपस में है होमोलोगस, ये होमोलोगस है आपस में, ठीक है। होमोलोगस क्रोमोसोम की टेंडेंसी ये है कि ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं ये आपस में आइडेंटिकल स्ट्रक्चर रखते हैं, कुछ एक वेरिएशन ही पाए जाते हैं। तो सपोज कि ये वाले क्रोमोसोम में हो गया है कोई डबल स्ट्रैंड ब्रेक और ये वाले क्रोमोसोम में हो गया कोई डबल स्ट्रैंड ब्रेक, ठीक है। सॉरी, इट्स अ कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक। पहले हम लोग देख लें कि सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक कैसे होता है, तो हम जाएंगे डबल स्ट्रैंड ब्रेक पे। अगर इस स्ट्रैंड में कहीं पर ब्रेक हुआ और इस स्ट्रैंड में कहीं पर ब्रेक हो जाए, है ना, तो ये कैसे रिपेयर करेगा? तो रिपेयर करने के लिए हमने यहाँ पर एलील की भी कॉम्बिनेशन दी है कि समझो कि ये कोई एक जीन है ए, ये कोई जीन है बी और यहाँ कोई जीन है सी। ये ए बी सी, ये दोनों क्रोमोसोम, ठीक है, ये दोनों डबल स्ट्रैंड, और ये हो गया अपने आप में डबल स्ट्रैंड, तो ये एक दूसरे के हो गए होमोलोगस। अगर यहाँ सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक कहीं बनता है तो प्रोसेस ऐसा है कि इसको रिकवर करने के लिए ये वाला स्ट्रैंड चला जाता है इस तरफ और ये वाला स्ट्रैंड चला जाता है इस तरफ। इसको हम बोलते हैं स्ट्रैंड इन्वेजन। तो जब कभी भी या तो सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक या फिर डबल स्ट्रैंड ब्रेक होता है तो दोनों ही कंडीशन में सबसे पहले बनता है ब्रेकेज, फिर ये ब्रेकेज जो है वो इन्वेजन करता है, एक दूसरे की तरफ जाता है, और इन्वेजन के बाद ये आगे की तरफ प्रोसीड करता है फॉर द न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड, और इसको हम बोलते हैं ब्रांच माइग्रेशन। इन सब कामों के लिए मशीनरी लगती है, मशीनरी मतलब एंजाइम्स लगते हैं, और इन एंजाइम को हम देख रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अभी प्रोसेस समझ में आया? सबसे पहले होमोलोगस डुप्लेक्स बनेगा, डुप्लेक्स के बाद सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक अगर दोनों स्ट्रैंड पे हुआ है तो फिर ये आगे प्रोसेस करेगा इन्वेजन में। इन्वेजन के बाद देखो, इन्वेजन के बाद करना क्या है, इसका भी स्ट्रैंड बनाना है, उसका स्ट्रैंड बनाना है, तो ये दोनों एक न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड फॉर्मेशन करते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। जब ये आगे की तरफ बढ़ते हैं तो इसको बोलते हैं ब्रांच माइग्रेशन। तो देखो यहाँ पर कुछ जंक्शन जैसा स्ट्रक्चर बनता है, इस जंक्शन को हम बोलते हैं हाइब्रिड डुप्लेक्स या फिर हॉलीडे जंक्शन। हॉलीडे ने बताया था इसके बारे में, इसलिए इसको बोलते हैं हॉलीडे जंक्शन। अगर इस हॉलीडे जंक्शन को आपको रिजॉल्व करना है, मतलब ये प्रोसेस यहाँ तक हो गई, अब आपका सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक रिपेयर हो गया है, तो आपको क्या करना है, इसको कट करना है। इसको कट करने के लिए क्या करते हैं, या तो आप इसको ऐसा कट करोगे या तो आप इसको ऐसा कट करोगे। जब आप इसको ऐसा कट करते हो तो इसको बोलते हैं पैचेस, ठीक है, और जब आप इसको ऐसा कट करते हो तो इसको बोलते हैं स्लाइस। इस तरीके से आपका हॉलीडे जंक्शन रिजॉल्व होता है और आपका जो सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक हुआ था वो रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। इसमें
क्या इन्वॉल्व है, तो इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स इन्वॉल्व है, इसलिए इस तरीके के रिपेयर को हम होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन भी कहते हैं। ये तो हो गई प्रोसेस सिंगल स्ट्रैंड की। अब अगर डबल स्ट्रैंड ब्रेक हो गया, एक ही क्रोमोसोम में दोनों स्ट्रैंड ब्रेक हो गए, तो ना अब इसको काम करने के लिए, यहाँ रिपेयर करने के लिए टेम्पलेट नहीं बचता, तो इसको चाहिए टेम्पलेट, तो ये दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम को एज अ टेम्पलेट यूज करेगा। तो उसको टेम्पलेट यूज करने के लिए जहां पर ब्रेक हुआ है वहां पर आपको एक स्ट्रैंड फ्री करना पड़ेगा। तो सबसे पहले होता है कटिंग ऑफ दी स्ट्रैंड जहां पर डबल स्ट्रैंड ब्रेक हुआ था, ठीक है, ताकि स्पेस बनाए यहाँ पर एंजाइम आ पाए। ये प्रोसेसिंग करने के लिए आपको क्या क्या लगेगा, अगर इसको मैं बोलूं कि कट करना है तो एंजाइम कौन सा लगेगा, कटिंग करनी है ना, तो न्यूक्लियसेस लगेंगे, इट में भी एंडोन्यूक्लियस एक्सोन्यूक्लियस कुछ भी हो सकता है। अगर आपको इनको हटाना है तो आपको एक और एंजाइम लगेगा, दैट इज हेलिकेज, ठीक है, हेलिकेज इनको रिमूव करेगा। तो ये न्यूक्लियस और हेलिकेज को लिखा जाता है BCD कॉम्प्लेक्स। ये तीनों मिलके क्या करते हैं, इसकी कटिंग करते हैं और हेलिकेज जैसा काम करते हैं। फिर क्या करना है फिर करना है आपको स्ट्रैंड का इन्वेजन। इन्वेजन मतलब ये स्ट्रैंड यहाँ जाती है और इसको एज ए टेम्पलेट मान लेती है। ये स्ट्रैंड यहाँ आई, आगे बढ़ी, और इसने इसको ये वाली स्ट्रैंड को टेम्पलेट मान के यहाँ सिंथेसिस कर दिया। ये वाली स्ट्रैंड ऊपर की तरफ चले गई, इसको टेम्पलेट मान के इसने यहाँ सिंथेसिस स्टार्ट कर दिया, जो कि अपना डबल स्ट्रैंड ब्रेक हुआ था, ठीक है। तो इस तरीके से ये सिंथेसिस होते होते ये एक तरफ का इन्वेजन ना होके दोनों तरफ इन्वेड करता है, और यहाँ पर डबल स्ट्रैंड के केस में 2 हॉलिडे जंक्शन बनते हैं, और ये दोनों हॉलिडे जंक्शन भी रिजॉल्व होंगे लास्ट में, ठीक है। तो जब तक ये इन्वेजन होता है, तो इन्वेजन को डायरेक्ट करने के लिए एक प्रोटीन आता है यहाँ पर, इसको बोलते हैं रेक ए। रेक ए इन्वेज करता है, ठीक है, मतलब डायरेक्ट करता है कि आपको इस तरफ जाना है। तो रेक ए का काम है इन्वेजन, BCD का काम है हेलिकेज और न्यूक्लियस जैसा। फिर आता है इसके बाद आपका DNA पॉलीमरेज, जो कि पॉलीमराइजेशन करेगा। अगर मैं प्रोकैरियोट की बात कर रही हूँ तो यहाँ पर DNA पॉलीमरेज थर्ड आता है, जो कि इसका रिपेयर सिस्टम देखता है, और एक बार ब्रांच माइग्रेशन के बाद जो जंक्शन बना है इसको रिजॉल्व करने के लिए लगता है आपको RUVC कॉम्प्लेक्स, ठीक है। जंक्शन पर जाकर, जंक्शन जो होता है इस पर जाकर जुड़ जाता है A, दैट इज RUVA कॉम्प्लेक्स, और RUVB कॉम्प्लेक्स जो होता है वो डायरेक्ट करता है यहाँ पर कि यहाँ पर ब्रांच का माइग्रेशन करना है, ऐसे जाना है, ठीक है। तो फिर से देखिए, सबसे पहले अगर डबल स्ट्रैंड ब्रेक हुआ है ना, तो सबसे पहले आएगा BCD। ये BCD आके न्यूक्लियस और हेलिकेज जैसा काम करता है। फिर स्ट्रैंड ओपन हो जाती है इन्वेजन के लिए, तो इन्वेज करता है रेक ए। पर जब ये कटिंग हो रही होती है ना, तो देखो यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंड हो गया, तो यहाँ पे SSB प्रोटीन जाके बाइंड करते हैं। उसके बाद रेक ए डायरेक्ट करता है कि किधर इन्वेजन करवाना है। इन्वेजन के बाद एक बार जुड़ गया तो फिर ब्रांच पॉइंट आगे बढ़ेगा, तो ब्रांच पॉइंट इससे जंक्शन पे जुड़ जाता है RUVA, और RUB इसको क्या करता है, डायरेक्शन देता है कि आपको ब्रांच पॉइंट आगे तक ले जाना है। जितना रेप्लिकेशन करवाना उतना करवा लेंगे, और लास्ट में ये प्रोसेस होगी रिजॉल्व। रिजॉल्व मतलब नॉर्मल, ये भी डबल स्ट्रैंड हो जाएगा, ये भी डबल स्ट्रैंड हो जाएगा, तो इसके लिए लगेगा आपको RUVC प्रोटीन, और ये RUVC प्रोटीन क्या करता है, रिजोल्यूशन करता है और फाइनल आपका सिंथेसिस कर देता है 2 डबल स्ट्रैंड DNA का, जो कि ब्रेकेज के थ्रू डैमेज हुआ था। तो ये होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस कहा जाता है, क्योंकि इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम यूज हो रहा है। दूसरी चीज ये है कि ये एक तरीके का रिपेयर सिस्टम है, ठीक है। ये रिपेयर मैकेनिज्म वैसे यूज किया है जैसा नेचुरली मियोसिस होता है। इतना समझ में आ गया? तो होपफुली कि अब आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। तो अब आ जाए हम फिर से इस क्वेश्चन पे, जिसमें हमने देखा कि डबल स्ट्रैंड ब्रेक का करेक्ट ऑर्डर क्या है, आपको ये बताना है प्रोकैरियोट्स में। एक और चीज, मैंने जो टर्म यूज किए सारे प्रोकैरियोट्स के लिए थे, ये जो टेबल है ना अपना, यहाँ पर मैंने टेबल में भी बताया है कि प्रोकैरियोट्स का क्या है और यूकैरियोट्स का क्या है। तो जैसे हमने देखा, सबसे पहले आएगा BCD, तो BCD का काम प्रोकैरियोट्स में है, यही काम यूकैरियोट्स में MRX देखता है या RAD50 देखता है। रेक एक को बोलते हैं यहाँ पर प्रोकैरियोट्स में, और इसको बोलते हैं RAD51, ठीक है।
इसके अलावा रेग बीसीडी जो है इसको रेड 52 और रेड 59 बोला जाता है। RUVB कॉम्प्लेक्स यहाँ पर अभी अननोन है कि कौन ब्रांच माइग्रेशन करवाता है। RUC जो है उसको MUS81 के नाम से जाना जाता है इन द यू कैडेट्स। तो कभी कभी रेड 51 के नाम से भी क्वेश्चंस आए हैं, तो आप लोग एक बार ये टेबल जरूर देख लीजिएगा। मैंने इन शॉर्ट समझाया है यहाँ पर डबल स्टैंड ब्रेक और सिंगल स्टैंड ब्रेक का प्रोसेस क्या है। अच्छा, प्रोसेस की स्टेप्स क्या है, तो इसके लिए आप यहाँ देख सकते हो। सबसे पहले होमोलोगस डुप्लेक्स बनता है, फिर सिंगल स्टैंड ब्रेक होता है, ब्रेक होने के बाद इन्वेजन होता है, ब्रांच माइग्रेशन होता है और रिजोल्यूशन होता है हॉलिडे जंक्शन का। ठीक है, ये स्टेप्स है, कभी कभी कहीं कहीं स्टेप भी पूछी गई है। चल, कम ऑन दी क्वेश्चन। सो व्हाट वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? क्या स्टेप्स होगा? रेक ए पहले आता है क्या? नहीं आता है, रेक बीसीडी आता है। रेक बीसीडी पहले आता है, फिर रेक ए, फिर उसके साथ एसएसबी जुड़ता है। हाँ, रेक बीसीडी सिंगल स्टैंड बना देता है ना, तो फिर एसएसबी जुड़ जाएगा। हाँ। फिर आएगा रेक ए। हाँ। रेक ए के बाद आ जाएगा आपका डीएनए पॉलीमरेज थर्ड और लाइगेज। सिंपल बोल दिया इन्होंने, आगे आरयूवी वाली बात ही नहीं की। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका सही आंसर, एक और देख लो। सीक्वेंस देख लो, बीसीडी, रेक, एसएसबी, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। ठीक है, एसएसबी पहले आएगा। ठीक है, कॉम्बिनेशन में। इस हिसाब से सही आंसर हो गया आपका फोर्थ वन। चल, ये था आपका डबल स्टैंड ब्रेक। जिन्होंने नहीं पढ़ा है इसको एक बार देख लेना। चलो, अगले क्वेश्चन हम लोग यहाँ से स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग options has the correct set of component for assaying reverse transcriptase activity? मतलब ये कॉम्बिनेशन दिए हैं, आपको क्या करना है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक्टिविटी असे करना है कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उससे पहले तो समझो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक्टिविटी कहाँ होगी। आरएनए से क्या बनेगा? आरएनए से जब डीएनए बनता है तो उसको बोलते हैं, एंजाइम लगता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ओके, चल, तो अगर आपको डीएनए बनाना है तो क्या लगेंगे? डीएनए के कंपोनेंट्स लगेंगे, मतलब न्यूक्लियोटाइड्स लगेंगे बहुत सारे। और अगर आप ये काम टेस्ट ट्यूब में कर रहे हो तो आपको बफर भी लगेगा। ठीक है, और क्या क्या लगेगा? आरएनए लगेगा जो एज अ टेम्पलेट काम करे। ओके, तो इतनी चीजें तो हमको पता ही है, इसको देख के हम ऑप्शंस पर जा सकते हैं। पहला ऑप्शन है आरएनए प्राइमर लगेगा, डीएनटीपी लगेंगे, बफर लगेगा, प्राइमेज लगेगा और टेम्पलेट लगेगा। अगर आप ये काम कर रहे हो टेस्ट ट्यूब के अंदर, क्योंकि आप असे कर रहे हो, मतलब ये आर्टिफिशियल मैकेनिज्म हो गया। ठीक है, तो मुझे बताओ आरएनए प्राइमर इज ओके? आरएनए का प्राइमर नहीं लगेगा। अब प्राइमर किसका लगेगा यहाँ पे? डीएनए का लगेगा। तो यहाँ पर प्राइमर आपको लगेगा डीएनए का। ओके, चल, तो डीएनए प्राइमर लगेगा। ओके, डीएनटीपी लगेगा, बफर लगेगा और डीएनए एज ए टेम्पलेट लगेगा। तो ये सही है क्या? तो गलत ही हो गया। आरएनए प्राइमर नहीं लगता तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी गलत हो गया। डीएनए प्राइमर, डीएनटीपी, बफर और आरएनए टेम्पलेट। आरएनए टेम्पलेट लगता है, बफर लग रहा है, डीएनटीपी लगेंगे, मतलब डीएनए बनाना तो डीएनटीपी लगेंगे और डीएनए एज ए प्राइमर लगेगा। तो दिस इज ओके। ओके, आरएनए प्राइमर, एनटीपी नहीं लगेगा क्योंकि डीएनए बना रहे हो, प्राइमर नहीं लगेगा क्योंकि डीएनए प्राइमर लगता है, बफर इज ओके, टेम्पलेट इज ओके। तो इस हिसाब से फोर्थ वन इज योर नॉट करेक्ट आंसर। तो सही आंसर हो गया आपका क्या? थर्ड वन। ठीक है, चल, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, which one of the following does not occur during ribosome associated quality control of damaged mRNA? अब ये सब क्या होता है? जब mRNA अपना काम कर रहा होता है उस समय पर कुछ रेगुलेटरी mRNA होते हैं और ये रेगुलेटरी mRNA क्या करते हैं? ये रेगुलेट करते हैं राइबोसोम को, mRNA को, और अगर कुछ गलत पॉलीपेप्टाइड बन जाए तो पॉलीपेप्टाइड को भी।
क्या करते हैं, राइबोसोम की रिसाइकलिंग करवाते हैं अच्छे से। एमआरएनए अगर ट्रंकेटेड हो गया है या खराब हो गया है तो उसका करना है डिग्रेडेशन। और तीसरा, अगर छोटा पॉलीपेप्टाइड या आधा पॉलीपेप्टाइड बन गया तो इसकी टैगिंग कर देते हैं। और ये टैगिंग क्यों करते हैं, प्रोटियोलिसिस के लिए। ठीक है, ये सब काम है राइबोसोमल एसोसिएट क्वालिटी कंट्रोल मैनेजमेंट ऑफ डैमेज्ड एमआरएनए। तो इसमें क्या नहीं होता, तो एमआरएनए का डिग्रेडेशन होता है, ओके। नेसेंट प्रोटीन डिग्रेडेशन होता है, नेसेंट मतलब नया बना बना पॉलीपेप्टाइड। तो अगर सही पॉलीपेप्टाइड नहीं बना है तो उसका डिग्रेडेशन कर सकता है कौन, ये, इसको मैं बोल सकती हूँ टीएमआरएनए। ठीक है, और नेसेंट प्रोटीन का ये डिग्रेडेशन भी कर सकता है। डिसइंटेगमेंट ऑफ राइबोसोम फ्रॉम एमआरएनए, अगर कुछ गलत प्रोसेस हो गया है तो एमआरएनए को राइबोसोम से हटाने का काम भी करता है, क्योंकि ये रेगुलेशन मैकेनिज्म का पार्ट हो गया। राइबोसोम एमआरएनए मोनोसोम डिग्रेडेशन, तो राइबोसोम और एमआरएनए, ये मोनोसोम टर्म इज नॉट करेक्ट एक्चुअली। ठीक है, तो मोनोसोम जैसा कोई टर्म होता नहीं है ड्यूरिंग प्रोसेस, हमने पढ़ा है। तो इस हिसाब से ये प्रोसेस का काम नहीं करता, वो इनका मोनोसोम डिग्रेडेशन नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फोर्थ वन हो गया इनकरेक्ट ऑप्शन, और आंसर के हिसाब से फोर्थ वन इज योर करेक्ट आंसर। ओके, चलो हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। In eukaryotic cell, DNA replication is restricted to S phase of the cell cycle. DNA replication restrict होता है S phase में, is okay. Because ऐसा क्यों होता है? DNA polymer is present only in S phase of the cell cycle. नहीं ऐसा, क्योंकि G1 phase में तो बन चुका होता है ना। DNA polymer is present only in S phase. Actually, it's a more active इन एस फेज, पर ये बन तो जाता है जीवन में ही और ये एक्टिव ही रहता है। ठीक है, पर ये हाईली एक्टिव होता है एस फेज में। तो सिर्फ प्रेजेंट तो वो जीवन से ही होता है क्योंकि बन ही जाता है ना। तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत। ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स रिकॉग्नाइज ओरिजिन ओनली इन एस फेज। इसके लिए मैंने यहाँ स्लाइड दी, अपन ने पढ़ा है ये सब कुछ। देखो, जीवन फेज में क्या होता है, ओरिजिन ऑफ ओआरसी जाके जुड़ जाता है ओराई साइट से। ये ओराई साइट को क्या बोलते हैं अपन, एआरए से बाइंड होता है ओआरसी, ओआरसी बाइंड हो गया। फिर आता है सीडीसी6 और सीडीटी1, तो ये दोनों मिलके हेलिकेस को अपलोड करवा देते हैं, ये लोडर जैसा काम कर देते हैं सीडीसी6 और सीडीटी1। इसने लोड करवा दिया एमसीएम2 को, कहा, ओरिजिन के ऊपर। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस होता है जीवन तक हेलिकेस आ जाता है, पर ये एक्टिव होता है एस फेज में। ठीक है, बन के रेडी हो जाए, ये इतना कॉम्प्लेक्स बन के रेडी हो जाता है जीवन में ही। अब ये बोल रहे हैं कि ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स जो होता है वो सिर्फ S1 फेज में, एस फेज में ही आता है। तो ये तो ऑलरेडी जीवन फेज में था, तो इस स्टेटमेंट भी हो गया गलत। एमसीएम हेलिकेस गेट एक्टिवेटेड इन एस फेज ऑफ द सेल साइकिल। हाँ, एमसीएम हेलिकेस एक्टिवेट होता है एस फेज में, इज करेक्ट। एमसीएम हेलिकेस गेट एक्टिवेटेड इन G1 फेज ऑफ द सेल साइकिल। तो ये लोड हो जाता है पर ये एक्टिव होता है इस फेज में, तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत। इस हिसाब से आपका सही आंसर हो गया थर्ड वन। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बेस्ड ऑन द लैक-ओपेरॉन मॉडल। पढ़ो और बताओ सही आंसर, ये तो बनना चाहिए। Which of the following statement for lake-operon in E. coli is incorrect? Incorrect पूछा है। पहला, the lake-operon is controlled by both lake repressor and activator proteins। सही है, ठीक है, लेक रिप्रेसर करता है ना और प्रोटीन करता है। लेक-ओपेरॉन इज हाईली एक्सप्रेस्ड ओनली व्हेन बोथ लैक्टोज एंड ग्लूकोज आर एब्सेंट। लेक-ओपेरॉन एक्सप्रेस होगा जब लैक्टोज और ग्लूकोज दोनों नहीं होगा, तो गलत हो गया, लैक्टोज होगा तभी होगा। ठीक है, द लेक-ओपेरॉन इज हाईली एक्सप्रेस्ड ओनली व्हेन लैक्टोज इज प्रेजेंट एंड ग्लूकोज इज एब्सेंट। ओके,
In the presence of lactose, the repressor cannot bind to operator. लैक्टोज जब होगा तो रिप्रेसर ऑपरेटर से बाइंड नहीं होगा. सही बोल रहा है. ठीक है, तो क्या सही आंसर हो गया? इनकरेक्ट पूछा तो सेकंड वन इज योर करेक्ट आंसर. ये नेट के क्वेश्चन है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. Who experimentally demonstrated mutation occur randomly? एक्सपेरिमेंटली डेमोस्ट्रेट म्यूटेशन आकर रैंडमली. म्यूटेशन जो होता है वो रैंडम होता है, ऐसा कहना है. तो ऐसा किसका कहना है? क्या सही आंसर होगा इसका? हाँ देखो, पहला ऑप्शन अल्फ्रेड हर्शे और मैरथा चेस. हर्शे चेस एक्सपेरिमेंट काय के लिए था? वो डीएनए और प्रोटीन के रेडियोलेबिलिटी है ना, क्या जेनेटिक मटेरियल है उस पर बेस्ड एक्सपेरिमेंट है ये हर्शे चेस का. तो इन्होंने तो म्यूटेशन की कोई बात नहीं की. मिसेल्सन और स्टेल ने नाइट्रोजन का आइसोटोप यूज करके सेमी कंजर्वेटिव मेथड बताया है. जैकोब मोनोड ने लैक ऑपरेंट बताया. कितना इजी ऑप्शन दिया था, नहीं पढ़ा है, नहीं जरूरत है ये सब पढ़ने की. जैकब और मोनाट क्या दिया था? ओपेरॉन मॉडल दिया था. तो सिर्फ बच गया यही. इन्होंने बोला था, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसके थ्रू इन्होंने बताया था कि म्यूटेशन जो है वो रैंडम होता है, आप बता नहीं सकते कैसे होगा. ठीक है, इस हिसाब से थर्ड वन इज योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन यूकैरियोट्स न्यूक्लियोसोम रीमॉडलर्स क्या होते हैं? यूकैरियोट्स में न्यूक्लियोसोम रीमॉडलर करते क्या है? ये मैंने स्लाइड डाली है अपने लेक्चर का ही, पढ़ा था अपन ने. न्यूक्लियोसोम रीमॉडलर जो रीमॉडलिंग करते हैं. ये दो रिमॉडलर्स होते हैं. ये क्या करते हैं? रिमॉडलिंग करते हैं मतलब कि ये न्यूक्लियोसोम है और इस पर जुड़ा हुआ डीएनए. इस डीएनए को थोड़ा बहुत आप स्लाइडिंग कर सकते हो, इस डीएनए को आप ट्रांसफर भी कर सकते हो, और इनएक्सेसिबल हो तो इसको आप एक्सेसिबल भी बना सकते हो. ये रीमॉडलिंग के टाइप्स है. इस पूरी रीमॉडलिंग में कहीं पर भी हिस्टोन में कोई चेंजेस नहीं होते. हिस्टोन से रिलेटेड कोई भी मॉडिफिकेशंस नहीं होते, जैसा कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं. ठीक है, तो न्यूक्लियोसोम रीमॉडलर क्या करते हैं? स्लाइडिंग करते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं डीएनए को एक जगह से दूसरे जगह ताकि ये एक्सप्रेस हो पाए, और इनएक्सेसिबल को आप एक्सेसिबल कर सकते हो. ऑप्शन है आपके पास. मिथाइलेट हिस्टोन H3, एसिटाइलेज हिस्टोन H3H4, क्रिएट डीएनएस हाइपरसेंसिटिविटी साइट्स, और डिग्रेड हिस्टोन सबयूनिट्स. तो ये क्या करते हैं? जैसे समझो कि अगर आपने ये डीएनए को यहाँ से चेंज किया, ये बस क्यों क्या? तो ये वाले साइट्स पर डीएनएस अप्लाई हो सकता है ना. डीएनएस 1 क्या करता है? फ्री डीएनए को कट कर सकता है. तो अगर इसका स्पेस आप चेंज करोगे तो इसकी सेंसिटिव साइट चेंज कर सकते हैं रिमॉडलर. रिमॉडलर का हिस्टोन मॉडिफिकेशन से कोई रिलेशन नहीं है. ठीक है, तो ये कहीं भी मिथाइलेशन नहीं करता, कोई एसिटाइलेशन नहीं करवाता, और ना ही हिस्टोन से कोई रिलेशन है इसका फिलहाल, अगर सिर्फ रीमॉडलर की बात करें, अगर न्यूक्लियोसोम रीमॉडलर की बात हो रही है. ठीक है, तो ये क्या करता है? सेंसिटिव साइट्स को ओपन या क्लोज कर सकता है, या साइट्स बना सकता है डीएनएस 1 के लिए रीमॉडलर्स. ठीक है, इस हिसाब से आपका सही आंसर हो गया थर्ड वन. लास्ट क्वेश्चन. अ डीएनए मॉलिक्यूल is completely transcribed into messenger RNA by an RNA polymerase. DNA RNA polymerase से ट्रांसक्राइब होता है. द बेस कंपोजिशन ऑफ डीएनए टेम्पलेट इतना दिया है. द बेस कंपोजिशन ऑफ न्यूली सिंथेसाइज आरएनए, आरएनए का कंपोजिशन क्या होगा? वेरी इजी क्वेश्चन. ये आपका चारगाफ रूल पर बेस्ड क्वेश्चन है. ये आप सिंपल कंपोजिशन भी निकाल सकते हो. तो इन ऑप्शंस में से आप कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? देखो, डीएनए है,
और जो एज अ टेम्पलेट यूज हो रहा है, तो ग्वानिन है आपका कितना, साइटोसिन कितना है, एडेनिन है 24.6 और थाइमिन है 32.8%। तो इस टेम्पलेट से अगर आरएनए बनेगा तो उसमें इन सब का कंपोजिशन कितना होगा? तो टी की जगह यू का कर देते हैं, बाकी सेम हो जाएगा। हाँ, तो बताओ ये ऑप्शंस में से। 0.8, ग्वानिन 24%, हाँ, 18 साइटोसिन 80%, एडेनिन 24% और यूरेसिल 32%। फर्स्ट वाला ही आएगा। फर्स्ट ही आएगा। हाँ, वाह बेटे, अरे सही लॉजिक लगाओ जरा। टी की जगह यू करना है। लॉजिक समझो, लॉजिक। डीएनए से आरएनए बन रहा है। कैसे बनता है डीएनए से आरएनए? कॉम्प्लीमेंटरिटी करता है। बताओ, पहुंच गए? ठीक है भैया, अगर डीएनए टेम्पलेट में ये है तो इससे बाइंडिंग करेगा ना, यहाँ पे आएगा क्या, साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन से बाइंड करेगा कौन, यूरेसिल, और थायमिन से कौन बाइंड करेगा, एडेनिन। तो इनकी कंपोजिशन भी चेंज हो जाएंगे ना। कैसे? कंपोजिशन जो जितना गुआनिन है उतना साइटोसिन हो जाएगा। तो साइटोसिन आएगा, जितना साइटोसिन है उतना, अच्छा, जितना एडेनिन है उतना, जितना थाइमिन है उतना। ठीक है, तो अभी ऑप्शन चूज इसमें से देख लो कौन सा सही बैठ रहा है। गुआनिन देख लो, एक ही ऑप्शन है, तो कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। साइटोसिन होगा 24.1, एडेनिन होगा 32 पॉइंट, यूरेसिल होगा 24.6। इतना इजी क्वेश्चन नहीं गलत करके आना है। ओके, चल, तो आज के हम लोग यही क्वेश्चन खत्म करते हैं। आप लोग भी सॉल्व करके देखें, फिर भी आपसे कुछ नहीं बनता है तो आप पूछें। ओके, बाय बाय।